अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी क्वालिटी के फूल के लिए पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आलू की फसल की परिपक्वता की पहचान एवं खुदाई करते समय ध्यान रखने योग्य पहलू। झरबेरा के फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत से किसान पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करने लगे हैं। लेकिन झरबेरा की फसल से अधिक और अच्छी क्वालिटी के फूलों की प्राप्ति करने के लिए आपको अपनी फसल का उचित तरीके से प्रबंधन करना होगा और इनमें सिंचाई से लेकर पौध सुरक्षा तक सभी कार्यों को वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार अपनाना होगा। तो जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस में झरबेरा की फसल लगा रखी है, वो किस प्रकार से करें इसका प्रबंधन, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। झरबेरा बहुत ही खूबसूरत पुष्प पौधा है और ये एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 साल तक इसके हम उत्पादन लेते रहते हैं पॉली हाउस के अंतर्गत। तो ध्यान ये देना चाहिए कि अभी हमारा तापमान डे बाय डे दिनों दिन बढ़ते जाएगा। तो झरबेरा की अच्छी फसल लेने के लिए तापमान को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करना आवश्यक है। और इसके लिए आप हल्की सिंचाई या ड्रिप चला के या फागर चला के और पॉली हाउस के चारों तरफ जो खिड़कियां हैं उनको खोल के आप रखेंगे तो इसका तापमान कम हो जाएगा और जिसकी वजह से पुष्पन की क्रिया कंटिन्यूअस होती रहेगी। पॉली हाउस में नमी के चलते इसमें खरपतवारों का भी प्रकोप अधिक होता है और ये खरपतवार फसल की बढ़वार में काफी बाधा डालते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। किसान भाइयों, किसी भी फसल में उर्वरक एक अहम योगदान होता है। तो आप झरबेरा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। खाद उर्वरक का इस्तेमाल कर लें, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रत्येक 2 महीने पर एक बार हम इस्तेमाल करते हैं। 25 से 30 ग्राम प्रति पौधे के दर से आप खाद उर्वरक का व्यवहार कर लें। सूखी पत्तियां जो हैं उसको निकाल लें। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है जो फसल एवं फूलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादकों को काफी नुकसान होता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूसकर उसे सुखा देता है और आप इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। और निकालने के बाद इसमें भी थ्रिप्स और माइट का प्रकोप बढ़ता है, चूंकि तापमान बढ़ता है तो थ्रिप्स और माइट के कंट्रोल के लिए आप जो है इमिडाक्लोरोपिड 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से, अगर माइट का प्रकोप होता है 2 ml डाइकोफाल नामक कीटनाशक दवा का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। गर्मियों का समय आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो फूलों की तोड़ाई हम ये कहते हैं कि अगर कहीं बाजार व्यवस्था में भेजनी है, बाहर भेजनी है, तो शाम के वक्त तोड़ना चाहिए या मॉर्निंग सुबह के वक्त तोड़ना चाहिए, सूर्योदय से पहले। तोड़ने का बड़ा हार्वेस्टिंग बहुत आसान है। इसके पूरे डंठल को आप पकड़ें और एक बार दाहिने और एक बार बाएं खींचें और जमीन के आधार पर जहाँ से वो डंठल जुड़ा हुआ है वहीं से
बड़े आसानी से टूट जाता है। और इसके बाद इसका 20-20 या 25-25 का बंडल बना लें और बंडल बना के परफोरेटेड बॉक्स में कि एक पॉलीथीन, छोटे से पॉलीथीन का रैप हम इसके फ्लावर्स पर लगा देते हैं ताकि इसकी पंखुड़ियाँ टूटे नहीं और अच्छे बने रहें। और उसमें ट्रांसपिरेशन रेट जो फ्लावर्स का होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसके फूल पुष्प डंठल जो है 5 से 7 दिनों तक बड़े आराम से इसको रखा जा सकता है, जिसमें टिश्यू पेपर रहे या साधारण पेपर डाल के आप इसको बाहर के मार्केट तक भेज देते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसकी खेती में किसान बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खुदाई की बात आती है तो कई गलतियां कर जाते हैं, जिससे प्राप्त उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और किसानों को नुकसान तक उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने भी आलू की खेती की है तो आप फसल की परिपक्वता को कैसे पहचानें और खुदाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ख्याल रखें। आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शंभू कुमार से। किसान भाइयों, आप अपने खेत पर आलू की फसल बहुत अच्छी तरह उगा चुके होंगे और आपको यह देखना है कि अब हमारी फसल जो उखड़ेगी वह अच्छे गुणवत्ता की हो और उसमें जो है अच्छे चमकीले कंद निकलें और उसकी मार्केटिंग जो है वो अच्छे ढंग से हो। किसान जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे उसको खाने वाले हैं, उसको पसंद करें और उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं हो। तो इसके लिए यह अति आवश्यक है कि जो आपके खेत में आलू की फसल लगी हुई है, अगर उसका परिपक्वता अवस्था हो गई हो, जैसे कि कोई फसल अगर आगात की है तो वह 70 से 80 दिन की हो गई होगी, या जो मिडिल की मध्यम आगात की होगी तो वो 80 से 90 दिन की हो गई होगी, या जो लेट की है 100 से 110 दिन की, तो उसकी भी जो है वो हो गई होगी। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल समय से लगाई होगी वो अभी खुदाई योग्य तैयार हो गई होगी और इस समय खुदाई का कार्य चल भी रहा होगा। तो इस समय किसानों को आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए जानते हैं। तो परिपक्वता अवस्था के आधार पर आपसे यह अनुरोध है कि जैसे ही अगर इसके उतने दिन पुड़ जाते हैं उसके बाद लत्तर को जड़ से उखाड़ दें और उसमें जो आलू हैं उसको आप उसी मिट्टी में ढक दें और लत्तर से उस मेड़ पर जो आलू निकले थे उसको कवर कर दें, ऊपर से ढक दें, ताकि उसमें सूरज की किरणें उस कंद पर जो ऊपर में है उस पर ना पड़े और जिससे कि कंद जो है वो हरे रंग के ना हो। कि आप जो हैं वो कंदों को ये इसलिए उसकी लत्तर को उखाड़ते हैं ताकि जो लाही कीड़ा है उससे आपके फसल को नुकसान ना हो, उससे बचाव हो, उसमें जो है वायरस का जो है गुणन ना हो सके। कि जो आलू को उगते हैं जमीन के अंदर तो 7 से 10 दिन के बाद उसको उखाड़ें। इस समय जब लत्तर उखड़ रहा है उसके पहले जो है 2-4 दिन पहले ही आप पटवन का क्रिया बंद कर दें। यदि किसान भाइयों आलू की खुदाई करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो आप पोटैटो डिगर मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे खुदाई करने में आलू की खुदाई भी जल्दी हो जाती है और वो भी कंद कटते नहीं है। जब आप आलू की खुदाई कर लेते हैं तो आप बाजार की बिक्री हेतु छोटे कंदों को अलग निकाल दें और रोग ग्रसित आलू के कंदों को छांटकर अलग कर लें। साथ ही आप अगर आलू को भंडारित करना चाहते हैं तो आप आलू के बड़े कंदों को निकालकर अलग कर लें तथा छोटे कंदों को भी अलग कर दें। जो हमारे पास आलू की जो फसल है वो 7-8 दिन के बाद उखाड़ें और उखाड़ने पर आप देखेंगे कि इसके कंद के छिलके मोटे हो जाते हैं और यह छिलते नहीं हैं, जबकि जो फसल अभी जो लत्तर लगे हैं और उसके कंद को निकालेंगे तो जैसा कि ये दृश्य में दिखाया गया कि उसके जो छिलके हैं वो छिल जाते हैं। इससे क्या है कि आलू की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप इसको लत्तर को या तो हंसुली से
या खुरपी से जो है मिट्टी से सटाकर काट दें, या इनको जड़ से उखाड़ दें और जो कंद ऊपर आवे उसको मिट्टी से पुनः उसी में ढक दें। तो इस तरह से जो है परिपक्व हो जाएंगे और आपको उसके छिलके नहीं उतरेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका जो है फसल जो है वो जो आपकी जो उपज है वो बहुत ही अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होगी और मार्केट में इसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो यह आप लोगों के लिए अति आवश्यक है कि इस पर आप ध्यान दें और लतर को अच्छी तरह से उखाड़ें। इससे जो है आपकी फसल निरोग भी रहेगी और लाही कीड़ा से जो वायरस का गमन होता है वह जो है वह भी रुक जाएगा। तो इस तरह से यह जरूरी है कि आप अपने खेत में लतर की उखराई करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसानों के सामने डेयरी पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं में गाय भैंसों से रेबीज रोग की समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है। यदि किसानों द्वारा समय रहते इलाज नहीं किया गया तो दुधारू पशुओं की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, क्या है इस रोग के कारण, लक्षण और निदान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामसागर शर्मा। ग्रामीण भारत में बसे छोटे परिवारों के लिए उनके दुधारू पशु आय का प्रमुख स्रोत होते हैं। ऐसे में रेबीज जैसी बीमारी खामोशी से इन परिवारों के आय को छीन लेती है। ऐसे में किसान भाइयों को ये जानना आवश्यक है कि पशुओं में रेबीज बीमारी किस कारण होती है। तो पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं में रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़, लोमड़ी या नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं और नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। और रोगग्रस्त पशु की लार में ये विषाणु ज्यादा होते हैं। रोगी पशु द्वारा दूसरे पशु को काट लेने से अथवा शरीर में पहले से मौजूद किसी घाव के ऊपर रोगी की लार लग जाने से भी ये रोग फैल जाता है। और ये रोग जितना मनुष्यों के लिए घातक होता है उतना ही दुधारू पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी के लिए भी होता है। और ये अक्सर पशु जब चरने के लिए जाते हैं तो कुत्ते उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और पशुपालकों को जानकारी न होने के कारण वो इसे समझ नहीं पाते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है। ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है जिससे पशुपालक को आर्थिक हानि भी होती है। इस समय जानवरों में रेबीज की समस्या ज़्यादा आ रही है। रेबीज होती है जिसको कहते हैं जानवर का हड़कना। ये इसका मेन कारण होता है एक हाइड्रोफोबिया वो होता है बैक्टीरिया। ये क्या है, कुत्ता जब किसी जानवर को काट लेता है, पागल कुत्ता जब किसी जानवर को काट लेता है तो उस जानवर में इस बीमारी की होने की समस्या ज़्यादा होती है। और ये बीमारी एक दफ़ा अगर किसी जानवर को हो चाहे इंसान को हो, अगर हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बचाव ही इसका इलाज है। अगर जानवर किसी भी इंसान को हो या जानवर को अगर एक दफ़ा ये बीमारी आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका तो एक ही इलाज है कि रामपुरी जाना। रेबीज बीमारी के लक्षण पशुओं में दिखते हैं जो इस प्रकार हैं। पशु जोर जोर से रंभाने लगता है और बीच बीच में जम्भाइयां लेता हुआ दिखाई देता है। पशु अपने सिर को किसी पेड़ अथवा दीवार पर मारता रहता है। पानी पीने से डरने लगता है। रोगग्रस्त पशु दुबला हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर उपचार न मिले तो पशु मर भी सकता है। बीमारी के लक्षण पैदा होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए इलाज से बेहतर बचाव है। इसके बचाव के लिए अपन अपने जानवरों को तारबंदी करके उसमें रखें। सुबह शाम अपने जानवरों को संभालते रहें। कुत्ते वगैरह ऐसे कोई ये आवारा जानवर आए उनसे अपने जानवरों को दूर रखें। फिर उसके बावजूद भी अगर किसी जानवर को कुत्ता अगर काट लेता है तो उसके बाद में तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था से पशु चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक से संपर्क करें और अपने काटे हुए जानवरों को रक्षाराब नाम की एक वैक्सीन आती है, वो 0 डेज पे उसके 6 खुराक लगती है। एक 0 डेज पे, एक 30वें दिन, एक 7वें दिन, एक 14वें दिन, एक 28वें दिन और एक बूस्टर डोज लगती है 90 दिन पे। अपने जानवरों का वैक्सीनेशन करवाएं, यही इसका इलाज है। और अगर अपन इसका
बचाव का इलाज नहीं करेंगे। अगर बीमारी हो गई तो उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। बीमारी के लक्षण पैदा होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए इलाज से बेहतर बचाव है। तो इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि कुत्ता जिस दिन पशु को काटे उसी दिन और तीसरे, 7वें, 14वें और 30वें दिन पशु का वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दें। अगर पशुपालक ऐसा नहीं करता है तो पशु मर भी सकता है। और जहां पर कुत्ते ने काटा है उस जगह को पानी से धोकर साबुन लगाएं, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। पशु चिकित्सालय अस्पताल में तत्काल पशु का उपचार कराएं। पशुपालक अपने पशुओं में एंटी रैबीज का वैक्सीनेशन पहले से कराएं। रैबीज बीमारी से ग्रसित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधें और उसका खान पान भी अलग कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा की कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला गुमला से योगेश यादव ने। यह एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी चाहते हैं। तो योगेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये हमने यहाँ पर फिश एक्वेरियम की यूनिट स्थापित करी है। इसके लिए हम मेन हम किसान भाइयों के लिए है जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको बारिश से नुकसान हो जाता है और उसके साथ में अगर रंग बिरंगी मछलियाँ, बहुरंगीन मछलियों का अगर वो पालन करें, जैसे कि मछली घर बना करके शहरों के अंदर और गाँवों के अंदर वो अगर सेल करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं इनको। तो उसके लिए 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और उसके अंदर हम उनको मछली घर कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाते हैं और टैंक कैसे बनता है और स्टैंड कैसे, और उसके एसेसरीज जो होते हैं ना उसके अंदर और क्या क्या सामान लगता है, जैसे कि पोस्टर है, फिल्टर है और ये एक्वेरियम में कंप्लीट है ना 2 फीट और 2.5 फीट और 3 फीट के हैं। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटे साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इस छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियां ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। इसके साथ में सारे सामान आते हैं। एक्वेरियम का ढक्कन आ गया, टैंक है और अंदर जो बेस तैयार करते हैं, ग्रेवल्स है, फिल्टर और थर्मामीटर, हीटर और लाइट और खिलौने, पेड़ पौधे और साथ में खाने का पैकेट, ये सारे हम चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं उनको। अगर ये किसान भाई अपने वहाँ पर ये इसका पालन करें, मछली पालन, तो वहाँ से आय अर्जित कर सकते हैं। अगर खेती में उनको नुकसान हो रहा है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम किसान भाइयों को हो सकती है। ज़्यादा समय नहीं देना जो खेतीबाड़ी का कर रहे हैं, साथ में ये शौक के मनोरंजन के साथ साथ एक व्यवसाय के रूप में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। नाबार्ड है जैसे एजेंसी है, वहाँ से शुरुआत के अंदर यहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो पहले यहाँ से ट्रेनिंग लेवें और फिर हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। उसके आधार पर बैंक में जाके वो लोन लेकर के 50 से 1000 में यह व्यवसाय चालू कर सकते हैं और साल के 1 लाख रुपए तक ये इसमें आमदनी अर्जित कर सकते हैं। और जैसे जैसे व्यवसाय का वो एरिया बढ़ाएंगे और वैसे वैसे आमदनी भी बढ़ती रहेगी इसके अंदर। और साथ में हम बहुरंगी मछली पालन की ये प्रजनन भी करवाते हैं ताकि यहाँ से कुछ पैदावार होगी, उससे किसान भाइयों को जो बाहर से मछलियाँ मंगाती है वो यहीं से मिल सकेगी। मछलियाँ इसमें 2 प्रकार की होती है। एक तो है जो डायरेक्ट बच्चे देती है और दूसरी है जो अंडे देती है। जो डायरेक्ट बच्चे देती है वो प्लेटी है, स्वारटेल है, गप्पी है, ब्लैक मोली है, सिल्वर मोली है। इसके अलावा कुछ मछलियाँ हैं बहुरंगीन मछली, गोल्ड फिश है, ब्लू गोरामी है और कैट फिश है, एंजिल है, वाइट एंजिल, ब्लैक एंजिल, ब्लैक मूर और टाइगर शार्क और एल्बिनो शार्क, उसका ये पालन करें।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए कैसे करें गर्मा मौसम में मक्के की खेती। बीज उत्पादन के लिए लगी आलू की फसल में जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।